हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है सभी साथियों का अपने रोहित स्टडी पॉइंट में। तो सितंबर महीने के करंट अफेयर हमने शुरू किया था, उसकी 2 क्लासें हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, तो आज उसकी हमारी तीसरी क्लास है। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथी करंट अफेयर की जो 2 क्लासें हैं वो देख चुके होंगे और उससे आगे की क्लास हम अब शुरू करते हैं। तो हमारा देखिए आज का पहला सवाल है कि भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव 15वें सत्र में किस उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। तो आप सभी जानते हैं, तो वो कौन है? सीपी, क्या नाम है इनका साथियों? सीपी राधाकृष्णन। याद रखिएगा, क्या नाम है इनका? सीपी राधाकृष्णन। ये बने हैं उपराष्ट्रपति। तो सीपी राधाकृष्णन को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। वे डीएनए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार थे। किसके उम्मीदवार थे? एनडीए, जिसमें क्या शामिल होता है? बीजेपी। इस चुनाव में उन्हें कुल 452 वोट मिले, जो बहुमत के आंकड़े से 68 अधिक थे। विपक्ष क्या था आपका? विपक्ष इंडिया, जो कांग्रेस का गठबंधन है आपका, और जो एनडीए वो किसका है? बीजेपी का गठबंधन है। तो इंडिया के गठबंधन के उम्मीदवार कौन थे? ये नाम भी याद रखना आप लोग। बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट प्राप्त हुए, जो बहुमत से 84 कम थे। तो इनका नाम भी याद रखना, पूछ लेगा आप लोगों से। राधाकृष्णन ने किनको पराजित करके उपराष्ट्रपति बने? तो सुदर्शन रेड्डी को। चुनाव के दौरान 15 वोट अवैध घोषित किए गए। कितने वोट अवैध घोषित हुए हैं? 15। और कुछ सांसद अनुपस्थित रहे। जीत का अंतर 152 वोटों का रहा। संसद के कुल 781 सांसदों में से बहुमत के लिए 384 वोटों की आवश्यकता थी। 3 प्रमुख पार्टियां बीआरएस, बीजेडी, एसएडी ने मतदान प्रक्रिया से दूरी बनाए रखी। तो ध्यान रखना साथियों। तो 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? राधा कृष्णन। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सितंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ रणनीति द्विपक्षीय निवेश संधि को अंतरिम रूप दिया है? तो किसको दिया है? वो दिया है इजराइल को, यानी इजराइल से संधि की है आपकी द्विपक्षीय। तो भारत और इजराइल के बीच में यह महत्वपूर्ण समझौता सितंबर 2025 में कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। इस समझौते पर भारत की ओर से वित्त मंत्री नीला सीतारमण और इजराइल की ओर से बेजालेल बेजालेल स्टोरिस ने हस्ताक्षर किए। समझौते का मुख्य फोकस क्या था? फिनटेक, रक्षा क्षेत्र, साइबर सुरक्षा और डिजिटल भुगतान प्रणालियों पर है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच में निवेश का मूल्य लगभग 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। ध्यान रखिएगा, किस किस के बीच? भारत और अमेरिका के बीच। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस पड़ोसी देश में जेड द्वारा किए गए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के कारण राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा? तो आप सब जानते हैं कि नेपाल में ऐसी स्थिति आई थी कि वहां के जितने भी मंत्री थे, यानी खुद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उन सबको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? नेपाल। क्या हो जाएगा साथियों इसका आंसर? नेपाल। तो नेपाल में जेड यानी कि नई पीढ़ी द्वारा किए गए उग्र प्रदर्शन के चलते वहां के राष्ट्रपति और वहां के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा इस्तीफा देने के बाद अज्ञात स्थान पर चले गए। और विरोध का मुख्य कारण क्या था? भ्रष्टाचार के आरोप और सरकार द्वारा 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर लगाया गया प्रतिबंध। और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास को भी क्षति पहुंचाई है। यानी कि उन्होंने जो मंत्री वगैरह थे, जहां संसद और उनके राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास तक वो पहुंचकर विद्रोह किया है। तो समझ सकते हैं आप लोग कितना बड़ा विद्रोह अभी नेपाल में हुआ है। तो ये सवाल किसी भी एग्जाम में तुमसे पूछ सकता है। स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक शिकागो भाषण 1893 की स्मृति में 11 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह याद रखना, 11 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने जो भाषण दिया था, तो वो है आपका दिग्विजय दिवस। याद रखना, कौन सा दिवस है आपका? दिग्विजय दिवस। तो भारत में प्रतिवर्ष 11 सितंबर को दिग्विजय दिवस मनाया जाता है और यह दिवस 11 सितंबर 1893 को शिकागो की विश्व धर्म संसद में विवेकानंद द्वारा दिए गए भाषण को याद कराता है। इसकी शुरुआत उन्होंने
ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका से की थी। किससे की थी? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका से की थी। और आप जानते हैं 12 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, उनकी जयंती पर। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राष्ट्र ने विश्व का पहला 100% प्रभावी कैंसर टीका विकसित करने का अनाउंसमेंट कर दिया है? यानी कि कैंसर का 100% इलाज उस टीके के द्वारा हो जाएगा, तो वो है आपका रूस। किसने किया है? रूस ने। तो रूस ने अनाउंसमेंट किया है। तो रूस ने एंट्रोमिक्स नामक एक mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन की घोषणा कर दी है। ध्यान रखना, mRNA आधारित। शुरुआती नैदानिक परीक्षणों में इस टीके ने 100% प्रभावकारिता और सुरक्षा प्रदर्शित की है। तो ध्यान रखना आप लोग, इसकी तकनीक mRNA प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जो कोविड-19 टीकों के समान है। आगे आते हैं। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान द्वारा पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ राहत के लिए कौन सा विशेष अभियान चलाया गया? तो आप जानते हो कि पंजाब में एक बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, बहुत नुकसान वहाँ पंजाब में हुआ था। जो पंजाब के किसान थे, उनकी फसलें उनके घर तक तबाह हो गए थे। तो ऑपरेशन राहत, तो उनको सुविधा देने के लिए चला गया था ऑपरेशन राहत। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, में बचाव कार्य के लिए ऑपरेशन राहत चलाया गया। सेना ने केवल 2 सप्ताह में 6000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला और 13000 लोगों को चिकित्सा सहायता दी। इस कार्य में 59 आर्मी कॉलम और 17 इंजीनियर टास्क फोर्स का उपयोग किया गया। यह एक HADR यानी कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ मिशन था। आगे चलते हैं। भारत रत्न भूपेन हजारिका, इनका नाम आपने सुना होगा। भारत रत्न भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के अवसर पर RBI ने कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? अब देखिए, जिनको भारत रत्न मिलता है तो वे व्यक्ति क्या होते हैं? बहुत प्रमुख होते हैं। तो उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर RBI ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया? शताब्दी मतलब 100, यानी कि याद रखना आप लोग, 100 रुपए का सिक्का। किसका क्या है? 100 रुपए का सिक्का जारी किया है। तो RBI ने 13 सितंबर 2025 को 100 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है। और यह सिक्का असम के प्रसिद्ध गायक और कवि डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी को समर्पित करता है। तो कहाँ के रहने वाले हैं ये? असम के क्या हैं? प्रसिद्ध गायक और कवि डॉक्टर भूपेन हजारिका। और इस सिक्के का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुवाहाटी में किया है। और भूपेन हजारी जी को 2019 में क्या मिला था? मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगले सवाल पे आइए। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर किस राज्य ने 99.3% साक्षरता दर हासिल कर स्वयं को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया है? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश। किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने ये कारनामा कर दिया है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 8 सितंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो मनाते हैं हम 8 सितंबर को, पर राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित किया है। कितनी था यहाँ पे? 99.3%। और जो आज़ादी के समय कितनी थी? मात्र 7%। तो आप देखिए देश में कितना बदलाव है। 7% से हम 100% पर आने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश ने छात्र शिक्षक अनुपात में भी देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। और देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? तो वो है बच्चों आपका केरल। तो ध्यान रखना, केरल पहला है और सितंबर में हुआ हिमाचल प्रदेश। भारत की वर्तमान राष्ट्रीय जन साक्षरता दर 2023-24 बढ़कर कितनी हो गई है? यानी कि 2011 में कितनी थी और उसके मुकाबले आज कितनी? हम आज 23-24 की बात करेंगे, तो वो कितनी हो गई है आपकी? 80.9%। याद रखिएगा, 80 पॉइंट कितनी? 9% इस समय हो गई है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की घोषणा के अनुसार भारत की साक्षरता दर 2011 के 74% से बढ़कर कितनी हो गई है? 80.9% हो गई है। और इस सुरक्षा का श्रेय मुख्य रूप से नव भारत साक्षरता कार्यक्रम योजना को जाता है। और याद रखना कि पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाले जिले, चाहे वो यूटी हो,
राज्य, चाहे वो राज्य हो चाहे वो आपके यूटी राज्य हो। उसमें लद्दाख आता है, मिजोरम आता है, गोवा आता है, त्रिपुरा आता है और आपका हिमाचल प्रदेश। और पहला तो मैंने बताया भी आपको, पहला कौन सा था, तो पहला था साथियों आपका केरल। तो केरल के अलावा देखिए लद्दाख, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और आपका हिमाचल प्रदेश, ये सब राज्य आपके 100% साक्षरता वाले हैं। CAFA नेशंस कप 2025 में भारतीय फुटबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता? तो देखिए हमारी फुटबॉल टीम ने जीता है कांस्य पदक। कौन सा जीता है? कांस्य पदक। तो देखना, भारत ने CAFA नेशनल कप 2025 में कांस्य पदक जीता है, याद रखना। और इस टूर्नामेंट, यह टूर्नामेंट कहाँ पर हुआ है? तजाकिस्तान में हुआ है आपका। अब विजेता कौन है आपका? उज्बेकिस्तान है जो पहली बार बना है। और उपविजेता कौन है आपका? तो ईरान है। तो गोल्ड किसको मिला होगा आपका? तो गोल्ड मिला होगा आपका उज्बेकिस्तान को। सिल्वर किसको मिला होगा? तो सिल्वर किसको मिला होगा? ईरान को। और कांस्य किसको मिला है? हमको। किस देश ने 1.1 अरब डॉलर के निवेश से घोस्ट सार्क नामक AUV विकसित करने की योजना बनाई है? तो योजना किसने बनाई है? ये बनाई है आपकी ऑस्ट्रेलिया ने। किसने बनाई है? ऑस्ट्रेलिया। तो ध्यान रखिएगा, तो ऑस्ट्रेलिया ने घोस्ट सार्क नामक स्वयं अंडारसी व्हीकल के लिए 1.1 अरब डॉलर का निवेश किया है। और इसका प्रयोग कहां पर होगा? इसका उपयोग खुफिया जानकारी, निगरानी और हमलों के लिए किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए कितने करोड़ रुपए का पैकेज दिया था? तो देखिए पंजाब बहुत सुर्खियों में रहा था आपका, है नी, बाढ़ के मामले में। तो 1600 करोड़ रुपए का उन्होंने क्या करा भैया? राहत पैकेज देने का अनाउंसमेंट किया था। तो प्रधानमंत्री जी ने पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया है। और यह राशि पंजाब को पहले से आवंटित 12,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त है। इसके अलावा मृतकों को, परिजनों को 2 लाख रुपए और जो घायल हैं उनको कितने? 50,000 रुपए की राशि दी है। और केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को भी 1500 करोड़ रुपए की मदद की थी। आगे आते हैं, फ्रांसवा बायरू के इस्तीफा के बाद फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया है? देखिए इन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। अब नए प्रधानमंत्री को किसे बनाया गया? तो वो किसको बनाया गया है? सेबास्टियन लेकोर्नू, इनको बनाया गया है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? एमेनुअल मैक्रोन है, सब जानते हो आप लोग। उन्होंने 9 सितंबर 2025 को सेबास्टियन लेकोर्नू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, ध्यान रखना आप लोग। अगला सवाल है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाते हैं? भाई आत्महत्या यानी कि सुसाइड कभी नहीं करनी चाहिए। हालात चाहे कितने भी खराब हो, हालातों से लड़ो, लेकिन ये काम मत करो। तो इसको रोकने के लिए क्या भैया, 10 सितंबर को क्या मनाया गया है? तो 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। और इसकी स्थापना 2003 में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और IASP के द्वारा की गई थी। और इसकी थीम क्या है? चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड, आत्महत्या पर कथा बदलना। चलिए ध्यान रखना, गुआना के राष्ट्रपति चुनाव में किसकी पुनः जीत हुई है? तो क्या नाम है उनका? तो उनका नाम है, कि नाम भी ऐसे होते हैं, इरफान अली। इरफान अली, इमरान अली, इरफान अली, थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो क्या नाम है इनका? इरफान अली। तो गुआना के राष्ट्रपति चुनाव में पुनः किनकी जीत हुई है? तो इरफान अली की। चलिए आगे देखो, तो इरफान अली को दूसरे कार्यकाल के लिए गुआना का राष्ट्रपति चुन लिया गया है। और गुआना की राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन है। और वहां की मुद्रा क्या है? आपकी डॉलर है, ध्यान रखना। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर होगा? और ये पहली बार UAE मतलब कि दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 8 सितंबर
2025 को किया जाएगा। और भारत की ओर से केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसमें भाग लिया है। और भारत 1874 से यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी कि यूपीयू का संस्थापक सदस्य है। तो ध्यान रखना आप लोग, यूएई का दुबई। सितंबर 2025 में जोनास गेहर स्टोर किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं? कौन भाई? तो साथियों, सितंबर 2025 में जोनास गेहर, कौन? जोनास गेहर किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः निर्वाचित हुए? तो वो हुए हैं नॉर्वे के। किस देश के? नॉर्वे के। फिर से क्या बन गए? ये प्रधानमंत्री बन गए, ध्यान रखना। तो जोनास गेहर, जो जोनास गेहर हैं वो नॉर्वे के प्रधानमंत्री का कार्यकाल दोबारा जीत लिया है। उनकी लेबर पार्टी ने 169 में से 87 सीटें जीती हैं, जो बहुमत से 85 से अधिक हैं। नॉर्वे की राजधानी क्या है आपकी? ओस्लो है। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, है नहीं, कई बार पूछी जाती है। और मुद्रा वहां की क्या है आपकी? क्रोन है। देखिए अगला सवाल है आपका, सितंबर 2025 में एलन मस्क को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? देखिए एलन मस्क को पछाड़ दिया है किसी एक व्यक्ति ने, लेकिन ये सितंबर की बात है। दिसंबर में आते आते फिर से एलन मस्क के नंबर 1 पे आ गए, है ना। तो ध्यान रखना, वो हैं लेरी एलिसन। कौन? लेरी एलिसन ने सितंबर के महीने में एलन मस्क को पीछे छोड़ दिया था। तो लेरी एलिसन के को फाउंडर एलन मस्क को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 393 अरब डॉलर हो गई है, जबकि एलन मस्क कितनी थी? 385 अरब डॉलर। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या हमारा? हाल ही में अभिनेता अनुपम खेर द्वारा लिखित नई पुस्तक का नाम, शीर्षक क्या है या नाम क्या है? तो डिफरेंट बट नो लेस। तो अनुपम खेर जानते ही हो, एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं, है ना, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम है उनका। तो उनका ये पुस्तक का शीर्षक है डिफरेंट बट नो लेस। अगली है, अनुपम खेर ने डिफरेंट बट नो लेस नामक पुस्तक लिखी है। यह उनकी चौथी पुस्तक है। उससे पहले वे द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, दूसरी थी उनकी द लेसन्स लाइफ टॉट मी अननाउनली, और तीसरी थी आपकी योर बेस्ट डे इन टुडे 2020। तो 11, 19, 20 अब उनकी पुस्तक आई है डिफरेंट बट नो लेस। आगे चलते हैं। गुजरात के किस राज्यपाल को महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो वो कौन है? आचार्य देवव्रत। यानी कि गुजरात के राज्यपाल ही क्या होंगे? अब महाराष्ट्र के राज्यपाल होंगे, जब तक कि महाराष्ट्र को कोई नया राज्यपाल नहीं मिल जाता है। और आप जानते हो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों गठन कब हुआ था? एक साथ 1960 में। आगे चलते हैं। तो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। यह पद महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति बनने के बाद खाली हुआ है। और आप जानते हो राधाकृष्णन जी क्या बन गए हैं? 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं, पीछे हमने पढ़ा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नियमित राज्यपाल की नियुक्ति तक उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है। नेपाल के इतिहास में पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। उनके पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भाग गए थे, तो अब वहां बने हैं सुशीला कार्की, और पहली महिला हैं नेपाल की, ध्यान रखना। और राष्ट्रपति कौन है वहां के? तो रामचंद्र पौडेल, ध्यान रखना, उन्होंने शपथ दिलवाई। आगे देखते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार। और आप जानते हो पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह दोनों ने मिलकर भारत को 1991 के आर्थिक संकट से हमें निकाला था। तो याद रखना आप लोग। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति अर्थशास्त्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह सम्मान 1991 के आर्थिक सुधारों और राष्ट्रीय निर्माण में उनके योगदान के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार उनकी पत्नी, क्या नाम है उनकी पत्नी का नाम याद रखना, गुरशरण कौर ने स्वीकार किया है। तो आपसे पूछ लेंगे कि मनमोहन सिंह जी की पत्नी का नाम क्या है? तो गुरशरण कौर। और दस्तावेज के अनुसार उनका निधन
26 दिसंबर 2024 को हुआ था। आगे चलते हैं। पर्यटन विकास के लिए केंद्र सरकार और एडीबी एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में ऋण साझेदार पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो कर दिए हैं उत्तराखंड को। और उत्तराखंड जानते हो भैया, पर्यटन स्थल है, घूमने के लिए लोग बहुत जाते हैं वहाँ पर। देहरादून, मंसूरी, ये सब कहाँ पड़ेंगे आपके? उत्तराखंड में। समझौता कब हुआ है आपका? 10 सितंबर 2025 को। आगे चलते हैं। सितंबर 2025 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो एनएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है आपका श्रीनिवास इंजेती। कौन बने हैं? श्रीनिवास इंजेती को बनाया गया है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्रीनिवास इंजेती को एनएसई गवर्निंग बोर्ड का नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति को सेबी की मंजूरी मिल गई है। एनएसई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। स्थापना 1992 में हुई थी और इसके सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी बन गई है? यानी कि सितंबर 2025 में सबसे ज़्यादा बनी है आपकी तो नमो भारत ट्रेन। कौन सी? नमो भारत। तो याद रखिएगा साथियों, नमो भारत 160 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली सबसे तेज ट्रेन बन गई है। तो नमो भारत 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से देश की सबसे तेज ट्रेन बन गई है। यह दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर चलती है और दोनों शहरों के बीच की दूरी 60 मिनट से कम में तय कर देगी। कहां से? दिल्ली और आपके मेरठ की। वंदे भारत और गतिमान एक्सप्रेस की गति सुरक्षा कारणों से कई मार्गों पर 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित कर दी गई है। और अब आ गई नमो भारत। इसरो के अध्यक्ष के अनुसार इसरो के अभियानों के कारण भारत ने अब तक कितने विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं? तो भारत ने देखिए 9 विश्व रिकॉर्ड बना दिए हैं। जितने भी प्रयास हैं इसरो के उनको मिला दें तो 9 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। उनमें कुछ इंपॉर्टेंट कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष इस समय कौन है? वी नारायणन है ना। तो अंतरिक्ष के या अंतरिक्ष क्षेत्र में 9 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। उसमें देखिए मंगलयान है 2014 वाला, PSLV-3 सेविन है 27 वाला, एक मिशन में 104 उपग्रह लॉन्च किए थे। चंद्रयान 3 है 2023 वाला और LBM-3 है सबसे तेज पहली उड़ान परीक्षण 28 महीने में कर दिया था। चलिए आगे देखो। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो विल टू विन। कौन सा किया गया है? विल टू विन। और अब तो भैया जीत भी लिया है साउथ अफ्रीका को हराकर, तो कोई अब रहा नहीं सवाल। आगे देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने किस स्वदेशी संचार प्रणाली का उपयोग किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संभव। इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, ध्यान रखना आप लोग कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने किस स्वदेशी संचार प्रणाली का उपयोग किया? तो वो क्या है? वो है आपका संभव। संभव का पूरा नाम याद रखना, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। तो इसकी फुल फॉर्म किसी भी एग्जाम में आ सकती है, ध्यान रखना आप लोग। और आप जानते हैं कि थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि सेना अब व्हाट्सएप का उपयोग नहीं कर रही है। ध्यान रखना। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है साथियों 13 सितंबर को। कब मनाते हैं? इसे हम मनाते हैं 13 सितंबर को। इसकी थीम क्या है? प्राथमिक उपचार और जलवायु परिवर्तन। चलिए आगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के प्रभाव से मछली उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भैया ये हो गया है दूसरा स्थान। पहला किसका है? चाइना का। दूसरा किसका हो गया है? भारत का। तो भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन चुका है, ध्यान रखना। और 2024-25 में कुल उत्पादन 195 लाख टन रहा, जो कि 104% ज़्यादा है किससे? 13-14 से। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? बहुत ही बढ़िया सवाल है आप लोगों का, एग्जाम में आता रहता है। सॉरी, 14 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम मनाते हैं 14 सितंबर को। तो भारत में 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। अनुच्छेद किस में आता है? 343 में।
और इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब से हुई है? 1953 से। और अगर सवाल पूछ लें विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, वो मनाते हैं हम लोग 10 जनवरी को। तो विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को और राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं हम लोग 14 सितंबर को। कब से मनाते हैं? तो 1953 से। देखिए कुछ दिवस और भी हैं, उनको भी देख लेना आप लोग। 1 सितंबर को बताया था मैंने एनसीईआरटी दिवस। 2 सितंबर को क्या हो गया आपका? विश्व नारियल दिवस। 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, और थीम क्या है? ईट राइट टू फॉर ए बेटर लाइफ। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस हो गए। 6 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस हो गया। 8 सितंबर को साक्षरता दिवस हो गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या, और 11 सितंबर को दिग्विजय दिवस, ये मैंने ये पढ़ाया आप लोगों को। 13 सितंबर को क्या मना लिया? विश्व प्राथमिकता उपचार दिवस, और 14 सितंबर को हो गया हिंदी दिवस। 10वें आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर 2025 का मुख्य आयोजन किस राज्य में होगा? तो ये कहाँ पर होगा साथियों? ये होगा आपका गोवा के अंदर। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर होगा? ये होगा आपका गोवा के अंदर। तो गोवा 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा, और पहली बार यह दिवस एक नियत 23 सितंबर को मनाया जाएगा। पहले ये धन्वंतरी जयंती पर होता था। इसकी थीम रहेगी जन जन और धरती के लिए आयुर्वेद। जन जन और धरती के लिए आयुर्वेद। आगे जाओ। तो अगला सवाल है कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका और इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। तो क्या नाम है उनका? तो उनका नाम है आपका जैस्मीन लंबोरिया। क्या नाम है? जैस्मीन लंबोरिया। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ध्यान रखिएगा। तो जैस्मीन लंबोरिया 57 किलोग्राम और मीनाक्षी ने 48 किलोग्राम ने इंग्लैंड के लिवरपूल में आयोजित चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और जैस्मीन लंबोरिया ने फाइनल में पोलैंड की जूलिया को हराया है। और यह विश्व चैंपियनशिप बनने वाली भारत की छठी महिला मुक्केबाज है। कौन सी है? छठी महिला मुक्केबाज है। और पहली तो जानते होंगे आप लोग, मैरी कॉम। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में बैराबी सैरांग रेलवे लाइन परियोजना का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में किया भाई? तो वो राज्य है आपका मिजोरम। किसमें किया है? मिजोरम में किया है। तो ध्यान रखना सभी लोग, मिजोरम में। तो प्रधानमंत्री ने मिजोरम में 51 किलोमीटर लंबी बैराबी सैरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है, और इसकी लागत कितनी है? 8,000 करोड़ रुपए है। और यह रेलवे लाइन मिजोरम की राजधानी आइजोल को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। साथ ही 3 नई ट्रेनों दिल्ली राजधानी, कोलकाता एक्सप्रेस और गुवाहाटी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएगी। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए किस देश ने डेला नामक दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री नियुक्त किया है? तो वो क्या है आपका? अल्बानिया ने। क्या कर दिया इन्होंने भैया? कि भ्रष्टाचार से निपटने के लिए, किससे? भ्रष्टाचार से निपटने के लिए डेला नामक दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री बना दिया। यानी कि मंत्री भी कैसे बना दिए? एआई टेक्निक से। तो कौन सा देश है वो? अल्बानिया। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये कारनामा कर दिया है डेला अल्बानिया ने। इसका मुख्य कार्य सरकारी टेंडरों की निष्पक्ष जांच करना और किसको? भ्रष्टाचार को रोकना। और यह बिना मानवीय हस्तक्षेप के निर्माण लेने में सक्षम भी होगा। और डेला का अर्थ होता है अल्बानी भाषा में सूरज। तो अच्छा कदम है। अगर ज्यादा भ्रष्टाचार है तो करो एआई का प्रयोग। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? उसका नाम रखा गया है आदि संस्कृति। क्या नाम रखा गया है? आदि संस्कृति। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या रखा गया है? आदि संस्कृति। चलिए, शुभारंभ राज्य मंत्री दुर्गादास उड़के द्वारा आदि कर्मयोगी अभियान के दौरान किया गया। इसके 3 प्रमुख घटक हैं: आदि विश्वविद्यालय, आदि संपदा और आदि आपका हॉट। यानी ऑनलाइन मार्केट प्लस, सांस्कृतिक भंडार और डिजिटल ट्राइबल आर्ट अकादमी। देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण रिवीजन है आपका जो निधन हो चुके हैं। इनमें देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपका डीडी लापांग। ये कौन है? मेघालय के पूर्व सीएम हैं और 4 बार सीएम रह चुके हैं और दिग्गज राजनेता थे। 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका है। ध्यान रखिएगा। डीडी लापांग कौन थे?
मेघालय के पूर्व आपके मुख्यमंत्री और 4 बार रह चुके हैं। बॉब सिम्पसन, ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध पूर्व, छोड़ दीजिए इनको आप लोग, ये कुछ ज़्यादा नहीं है आपके। टी.एन. मनोहरन, आईडीबीआई बैंक के पूर्व चेयरमैन और पद्मश्री सम्मानित व्यक्ति हैं। और एक नाम तुमको याद रखना पड़ेगा, सत्यपाल मलिक, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल। और एक शिबू सोरेन, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, 3 बार रह चुके हैं और राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। तो शिबू सोरेन झारखंड के सीएम थे और डी लापांग आपके मेघालय के पूर्व सीएम थे। अगले व्यक्ति लॉर्ड मेघनाथ देसाई, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पद्म विभूषण हो गए। रतन थियम, प्रसिद्ध रंगमंच उस्ताद, पद्मश्री हो गए। और इसमें देखिए बी.एस. ये है आपके अच्युतानंदन, ये हैं केरल के पूर्व मुख्यमंत्री। और एलन बर्गमैन, ऑस्कर विजेता गीतकार हैं। और फौजा सिंह, प्रसिद्ध मैराथन धावक। और उपाधि क्या मिली थी इनको, पगड़ीधारी टोर्नेडो। तो ये साथियों सितंबर महीने की हमारी तीसरी क्लास कंप्लीट हो गई। अभी इसकी 2 क्लास और आनी है, तो एक क्लास हम कल और एक परसों। और सितंबर महीने का एक अच्छा कंटेंट आपके पास होगा, बस आपको बस देखना है, ध्यान से पढ़ना है और इसकी तैयारी करनी है। और वीडियो को लाइक और अपने मित्रों में शेयर कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।